हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुबरे और मैं आप लोग का केमिस्ट्री फैकल्टी। जैसा कि पिछली क्लास तक अपन कंसंट्रेशन टर्म्स कर रहे थे और उसमें भी अपन क्या देख रहे थे, परसेंटेज देख रहे थे। तो परसेंटेज पूरा खत्म कर दिया था। अब लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स पे आ गए अपन। तो ऑलमोस्ट एंड है सर कंसंट्रेशन टर्म का, ठीक है। तो अब लास्ट क्या है, तो सर ये जो टॉपिक है, ये जो कंसंट्रेशन टर्म है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्यों देखना है सर ध्यान से? क्योंकि अगर आप 11th और 12th पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो ये आपसे पेपर में नहीं पूछेगा। मतलब आपके जो प्रिय मास्टर साहब हैं वो ये पेपर में पूछने वाले नहीं है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस टॉपिक का नाम है नॉर्मैलिटी। क्या नाम है? नॉर्मैलिटी। आपने सुना होगा, अगर आप एनसीईआरटी उठाएंगे 11th की, तो 11th की एनसीईआरटी में तो आपको नॉर्मैलिटी मिलेगा ही नहीं। तो यही तो पॉइंट है कि 11th 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कॉम्पिटेटिव की जब मैं बात करता हूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसका डायरेक्ट कनेक्शन है मोलैरिटी से। और वो क्या कनेक्शन है वो भी मैं आपको एक लेक्चर में बताऊंगा, जिसको अपन नाम देंगे रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी। तो आज पहले अपन बात करेंगे नॉर्मैलिटी की। बात तो आज हो ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कई सारे टर्म्स हैं। तो आज मैं उनके बारे में बात करूंगा कि नॉर्मैलिटी के अंदर कौन से टर्म्स यूज होते हैं। फिर अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मैलिटी होता क्या है। और उसके बाद उसके फिर धूम धड़ाका क्वेश्चंस देखेंगे और उस टॉपिक को बढ़िया तरीके से फोल्ड करके कहां रखने वाले हैं? दिमाग के अंदर। ठीक है, चलिए। तो पिछली क्लास तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मोलैरिटी खत्म, मोलैलिटी खत्म, ग्राम पर लीटर खत्म, परसेंटेज खत्म। परसेंटेज में भी कई सारे कराए, मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, और लास्ट क्या था अपना? जल्दी जल्दी, पार्ट्स पर मिलियन, वो भी खत्म। उसके एग्जाम्पल्स भी बताए थे मैंने। तो ये इसलिए आपको करवाए गए थे कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम ना हो। पक्का? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन, जिसमें देखते हैं सर नॉर्मैलिटी के कौन से टर्म के बारे में आप बात करने चाह रहे हो, नॉर्मैलिटी के अंदर क्या देखने वाले की बात करने वाले हो। तो भैया आप लोग को दिख ही गया होगा जो कि मेरा टॉपिक है, जिसका नाम है इक्विवेलेंट कंसेप्ट। अब ये इक्विवेलेंट क्या है? तो नॉर्मैलिटी समझने से पहले अपन को इस इक्विवेलेंट को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अगर याद करो, जब अपन पीछे जाएं 200-400 सदी पीछे, तो 200-400 सदी पीछे का मतलब होता है 2-4 लेक्चर पीछे। ठीक है, मेरे लिए। ठीक है, आप उसको ऐसे मत बोलना कि 200-400 सदी सर, ये तो बहुत पहले की बात कर दी है। ठीक है, पहले की नहीं, अपन 2-4 लेक्चर की बात कर रहे हैं। अच्छा सर, 2-4 लेक्चर पहले तो शायद आप पढ़ा रहे थे मोलैरिटी या मोलैलिटी। मैंने कहा हाँ हाँ, वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। तो मैं जब आपको पढ़ा रहा था क्या, मोलैरिटी, तब बात क्या हुई थी कि मोलैरिटी क्या होता है? सर मोलैरिटी तो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैंने कहा वेरी गुड सर। मतलब मोलैरिटी पढ़ाने से पहले मैंने आपको मोल्स पढ़ाए थे। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी के अंदर क्या हो रहा था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मैलिटी भी कुछ ऐसा ही है। नॉर्मैलिटी भी कुछ ऐसा ही है। नॉर्मैलिटी की अगर डेफिनेशन की बात करूं तो उसमें सोल्यूशन भी 1 लीटर होता है, लेकिन बस उसमें मोल्स नहीं होते, उसमें होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्या होते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। सर बहुत खतरनाक सा वर्ड दिख रहा है हमको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। मैंने कहा उसी के लिए आज मैंने आपके लिए ये सेशन रखा है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे कैसे, इक्विवेलेंट वेट की जरूरत क्यों पड़ी, ये सब चीज आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। तो बस आपका एक ही काम है, चैप्टर के एंड तक बने रहना है। समझ में आपको पूरा आने वाला है, इतना भरोसा रखिए। ठीक है, तो आज अपन देखने वाले हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट। क्या है इक्विवेलेंट कंसेप्ट? क्यों जरूरत पड़ी इक्विवेलेंट कंसेप्ट की आने की? है ना? अच्छा खासा तो चल रहा था सर, मोल मोल में खेल रहे थे अपन, बढ़िया मोल, मोलैरिटी, मोलैलिटी, बढ़िया चल रहा था, सब एक ही नाम से आ रहे थे। फालतू आप लेके आ गए एक नई चीज इक्विवेलेंट कंसेप्ट। आपको चैन नहीं है ना, रोज कुछ ना कुछ पकड़ लाते हो नया सा। मैंने कहा अरे नहीं यार, कुछ तो काम का होगा तभी तो अपन लेके आए हैं। तो बता दो फिर क्या काम का है, हम भी देख लेते हैं। तो मैंने कहा जरा एक रिएक्शन लिखना मेरे साथ। पता है ना क्या नाम है इसका? कई बार नाम यूज कर चुका हूं, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, चलो इसको जानते हो? हाँ सर बिल्कुल, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये एक एसिड है, ये एक बेस है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्ट प्लस वाटर। और सॉल्ट क्या बनाएंगे? Na2SO4 और H2O। बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे?
तो ये हो गया अपना H2SO4, ये हो गया NaOH, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं Na2SO4 और H2O। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या आप अभी बता सकते हो कितना H2SO4 और कितना NaOH रिएक्ट करेंगे तो कितना Na2SO4 और कितना H2O बनेगा? सर बता तो देंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना होता था, रिएक्शन को बैलेंस करना होता था, फिर हम उसके मोल्स के टर्म्स में कंडीशन लिख सकते हैं। आपने ये हमें मोल्स में ही बताया था और ये आपने हमें स्टेशियोमेट्री में भी सिखाया था। मैंने कहा वेरी गुड सर, कुछ तो आपको याद है। चलिए अगर ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सोडियम यहां पर 1 है, वहां पर सोडियम 1 है, तो इसके आगे क्या लग जाएगा 2 और कुछ। ठीक है, यहां 2 लग गया तो हाइड्रोजन 4 हो गए, आई थिंक यहां भी लगेगा 2। अब चेक करो एक बार, सोडियम 2 सोडियम 2, SO4 1 SO4 1, ये तो हो गया। हाइड्रोजन 2 2 4, यहां पे भी 2 4, ऑक्सीजन 1 और 2, यहां पे भी 2। ठीक है, अब हो गई बैलेंस। तो सर अब बैलेंस हो गई, तो अब हम जानते हैं H2SO4 का 1 मोल होगा, NaOH के 2 मोल होंगे और Na2SO4 के 1 मोल होंगे और वाटर के कितने मोल होंगे 2 मोल होंगे। मतलब 1 मोल ऑफ H2SO4 2 मोल ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो 1 मोल ऑफ Na2SO4 और 2 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस करेगा। तो सर ये जो मोल का कंसेप्ट आया, ये कब आया? जब आपने रिएक्शन को बैलेंस किया, जब आपने रिएक्शन को बैलेंस किया। अगर मैं रिएक्शन को बैलेंस नहीं करता तो क्या आप मोल का कंसेप्ट लगा सकते थे? नहीं सर, नहीं लगा सकते थे, क्योंकि मोल का कंसेप्ट कब लगता है? जब रिएक्शन कैसी हो? बैलेंस्ड हो। तभी आप जो भी आपने रिएक्टेंट लिया है उसकी क्वांटिटी कितनी है आप तभी मेजर कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ मोल्स, जब रिएक्शन कैसी हो? बैलेंस्ड हो। कैसी हो? बैलेंस्ड हो। तो यही दिक्कत तो आ रही थी मोल में कि अगर रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है तो आप मोल का कंसेप्ट नहीं लगा सकते। लेकिन अब जो मैं कंसेप्ट लेके आया हूं, जिसको मैं नाम दे रहा हूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसको रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं भी है तो भी इसके मदद से अपन बता सकते हैं कि कितना क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट करेगा और कितना क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा। बात समझ पा रहे हैं मेरा कहने का क्या मतलब है? मोल को लगाने के लिए आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता था, तब जाके आप क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस बताते थे कितना लग रहा है और कितना बनेगा। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करूं तो इसको रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं भी है तब आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की मदद से बता पाएंगे कि कितना क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है और कितना क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस बनेगा। एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, एकदम चाइना ही बन गया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है और मोल हमारी थोड़ी आउटडेटेड हो चुकी है। लेकिन मोल को ऐसे हल्के में नहीं लेने का। चैप्टर में अभी से मोल गोल ओल ही चल रहा था और कुछ था ही नहीं हमारे पास। वो तो आप एक टर्म के लिए ले आए हो तो आप ज्यादा तेज मत चलो, ठीक है, लेकिन हमारा मोल अनमोल है। ठीक है, कोई दिक्कत क्या आती है, ऐसे भावुक मत होइए, मोल है आपका और मोल रहेगा। बस बात को समझिए, मोल से भी क्वांटिटी ऑफ मैटर को निकाला जा सकता था कि कितना रिएक्टेंट है कितना प्रोडक्ट है। कंडीशन इज दैट कि रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से भी हम क्वांटिटी ऑफ मैटर या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को निकाल सकते हैं, कितना रिएक्ट कर रहा है कितना प्रोड्यूस होगा। बट द कंडीशन इज कि उसके लिए हमें रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हमने बस इस वाले टर्म को एक लेके आना पड़ा और इसी की वजह से एक नया कंसंट्रेशन टर्म बना जिसका नाम है नॉर्मेलिटी। बात समझ पा रहे हैं? अब सर ठीक है, चलो मान ली आपकी बात कि दोनों की मदद से क्वांटिटी ऑफ मैटर को निकाला जा सकता है। इसके लिए बैलेंस करना जरूरी है मोल के लिए, इसके लिए बैलेंस करना जरूरी नहीं है। लेकिन आप बताओ तो ये होता क्या है? तो मैंने कहा उसके लिए थोड़ा सब्र रखो। कोई बढ़िया चीज है, कोई अच्छी चीज है तो समय के साथ ही आएगी। आप तुम चाह रहे हो कि अभी आ जाए, अभी खा लो, डकार मार दो, तो ऐसा नहीं होगा, थोड़ा रुको, है ना। तो अपन का आज जो है वो अपन को किस पे बात करनी है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जिस टाइम अपन ने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ लिया उस टाइम आपका सेशन एंड। ठीक है, मतलब सर ये बात है कि इसको टाइम लगेगा, थोड़ा लेट होने वाला है। ठीक है, तो फटाफट पहले इतना नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट आ जाओ, जल्दी निकालो। चलिए, तो आपका ये स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और अपनी आज की कोशिश है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है इसको समझने की। ठीक है, और एक चीज और मैं बोलूंगा, अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट खत्म हो गया तो ये मान के चलिए कि अपनी नॉर्मेलिटी खत्म हो गई। बिना पढ़े नॉर्मेलिटी खत्म।
कैसे खत्म मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं, थोड़ा इसको हटा रहा हूं मैं। चलिए, तो अपना जो टॉपिक है अभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं है सर, अभी तो आपने बोला वही पढ़ना है। मैंने कहा बोला है, लेकिन ठीक है ना बाबू, थोड़ा छोड़ देते हैं। अपन अभी जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं पहले इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। अब सर ये कौन सा ले आए हो? अभी तो अपना आपने बोला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। मैंने कहा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास। समझ पा रहे? जैसे मोल समझने से पहले अपन ने समझा था मोलिकुलर मास, मोल समझने से पहले क्या समझा था? मॉलिक्यूलर मास। वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझने से पहले अपन को समझना होगा इक्विवेलेंट मास, ठीक है। अभी इक्विवेलेंट मास क्या होता है सर, ये बताइए। तो मैंने कहा जरा आप अपने पुराने समय में जाइए। सर कितने पुराने समय में जाना है? मैंने कहा ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा पीछे। अच्छा थोड़ा सा पीछे क्या मतलब सर? मैंने कहा थोड़ा सा पीछे का मतलब 10वीं में केमिस्ट्री में एक टॉपिक था, चैप्टर था सॉरी, मेटल एंड नॉन मेटल था क्या नहीं? हाँ सर, मेटल नॉन मेटल था। मैंने कहा उसका लास्ट टॉपिक अगर याद हो तो मेटलर्जी था, और मेटलर्जी में आपको मिली थी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। हाँ सर थोड़ा सा तो याद आ रहा है। हाँ तो वही जो धुंधली धुंधली यादें है ना, जो आपका पढ़ने का मन नहीं करता था, वही यादों को थोड़ा सा मैं लेके आने वाला हूं बोर्ड पे, तभी काम हो पाएगा। तो उस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो उसमें आपने एक सेल पढ़ा था जिसका नाम था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा सेल पढ़ा था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। याद तो नहीं होगा क्या कौन सा सेल था, लेकिन कुछ अरेंजमेंट याद होगा। एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, नीचे कुछ सॉल्यूशन होगा, याद है क्या नहीं है? दिख रहा है? एक को अपन नाम देंगे एनोड, एक को नाम देंगे अपन कैथोड, याद करो, और फिर यहां पर लगी होगी बैटरी, है ना? ऐसा कुछ याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा सोचने की कोशिश करो। हाँ सर थोड़ा बहुत तो आ रहा है। हाँ तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक बीकर हुआ करता था, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाली जाती थी। एक इलेक्ट्रोड का नाम एनोड था, एक इलेक्ट्रोड का नाम कैथोड था। और फिर इस बैटरी के थ्रू इसमें चार्ज डाला जाता था। ये बैटरी क्या करते थे? चालू करोगे तो क्या करंट देगी? करंट किस फॉर्म में देती है? चार्ज के फॉर्म में देती है। तो पूरे सोल्यूशन में चार्ज फ्लो करता था, ठीक है। जब करंट से चार्ज फ्लो करता था तो यहां पर होता था केमिकल चेंज। कौन सा चेंज होता था? केमिकल चेंज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से केमिकल चेंज हो रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या नाम रखा गया था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मैं भी इसको पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th क्लास। जो अपन वहां जाएंगे तब सीखेंगे। अभी से मेरे को थोड़ा सा बेस चाहिए, तो मैं वो पता कर रहा हूं आपसे, ठीक है। तो मैंने कहा कि जैसे आपने इधर से बैटरी चालू करी तो इधर से चार्ज फ्लो के कहां गया? सॉल्यूशन के अंदर, और वहां पर एक चेंज देखने को मिला जिसका नाम था केमिकल चेंज। कौन सा देखने को मिला? केमिकल चेंज। फिर आपने पढ़ा था कि भैया एक रॉड जो थी, जैसे कि एनोड या कैथोड में से एक रॉड पतली होती जा रही थी और एक रॉड मोटी होती चली जा रही थी। मतलब इसके अंदर जो भी सोल्यूशन था, जो भी केमिकल्स थे, जो भी एलिमेंट्स थे, जो भी आयंस थे, वो एक इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होते चले जा रहे थे। क्या होते जा रहे थे? डिपॉजिट। मान लो वो भी कैथोड पे। ऐसे कैथोड पे वो केमिकल्स या वो एलिमेंट्स या फिर वो आयंस डिपॉजिट होते चले जा रहे थे। क्या होते चले जा रहे थे? डिपॉजिट। जिसके चलते वो रॉड जो थी, वो रॉड कैसी होती जा रही थी? थिक। और ये कैसा होता जा रहा था? थिन। कौन सी रॉड? एनोड वाली। एनोड वाली थिन होती जा रही थी और कैथोड वाली कैसी होती जा रही थी? थिक होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि कैथोड पे कोई ना कोई एलिमेंट, कोई ना कोई केमिकल्स डिपॉजिट होता चला जा रहा था। क्या होता चला जा रहा था? डिपॉजिट होता चला जा रहा था। और इसी सेल को नाम दिया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या नाम दिया था बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जो सब्सटेंस यहां डिपॉजिट हो रहा था, उसी सब्सटेंस को, उसी वाले जो भी एलिमेंट डिपॉजिट हो रहा था, उसका जो वेट था, उसी वेट को नाम देते हैं अपन इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। क्या नाम देते हैं? इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। जो भी सब्सटेंसेस इलेक्ट्रोड पे, इस कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा था, जिसके वजह से इसकी मोटाई बढ़ती जा रही थी, उसी वाले अमाउंट को, उसी वाले अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या नाम देते हैं बेटा? इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट। लेकिन एक कंडीशन है कि इस बैटरी ने जो भी अंदर चार्ज दिया होगा, मतलब बैटरी चली होगी तो करंट फ्लो हुआ होगा, और करंट का मतलब क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब समय के साथ वो सॉल्यूशन के अंदर क्या भेज रहा था?
चार्ज भेज रहा था। क्या भेज रहा था? चार्ज। तो वो चार्ज कितना जाना चाहिए? उसने बोला 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। किसका चार्ज बेटा? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इतना चार्ज अगर आपने बैटरी से सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, उस समय पे जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इस कैथोड पे डिपॉजिट होगा, उसी को नाम देंगे अपन इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट केमिकल और ऑफ दैट एलिमेंट। बात समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला? एक बार और अच्छे से। ठीक है सर, आपने एक सेल बनाया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, उसमें बैटरी लगाई, नीचे कुछ केमिकल्स थे। जैसे ही मैं बैटरी से करंट देता था तो केमिकल चेंज होता था और कैथोड पे कुछ ना कुछ डिपॉजिट होता था। यहां तक क्लियर? ठीक है सर, बैटरी से क्या हुआ कि चार्ज अंदर जा रहा है, तो मैंने कहा कितना चार्ज अंदर जाना चाहिए? तो सर चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इतना चार्ज बैटरी ने सॉल्यूशन में दे दिया, जब चार्ज अंदर दिया तो कैथोड पे कुछ ना कुछ डिपॉजिट हो रहा होगा, और जब इतना चार्ज अंदर गया और उस टाइम पे जितना भी यहां डिपॉजिट होगा, अगर वो एलिमेंट होगा तो एलिमेंट का डिपॉजिटेशन हो गया, अगर वो कोई और केमिकल होगा तो वो केमिकल डिपॉजिट हो जाएगा। वो जो भी डिपॉजिट होगा यहां पर, मैं लेट सपोज मान लेता हूं कि यहां पर कॉपर डिपॉजिट हुआ। कौन डिपॉजिट हुआ? कॉपर। कितनी देर में? जब तक इस बैटरी ने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज अंदर दिया और उसके बाद यहां पर कुछ कॉपर डिपॉजिट हुआ, और वो जो भी कॉपर डिपॉजिट हुआ वो कहलाएगा कॉपर का इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। समझ में आया क्या बोला? कि इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास कैसे आया? इस सेल से आया। और ये सेल आप और अच्छे तरीके से पढ़ोगे जब आप चले जाओगे किसके अंदर? क्लास 12th में। और उसमें भी चैप्टर नंबर आपको मिलेगा 3rd, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अभी उतना ज्यादा काम नहीं है, अभी सिर्फ ये मतलब था कि इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास या आया कहां से, तो इसीलिए मैंने आपको यह बताया कि इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास कहां से आया। ठीक है, अच्छा सर ये तो समझ गए कि बैटरी ने अगर चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डाल दिया, तो जो भी वेट डिपॉजिट होगा उसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। लेकिन सर ये चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? कितना होगा? आपने तो बोल दिया 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कितना चार्ज होगा हमें समझ में भी तो आए, हमें कूलम्स के टर्म्स में पता चले। क्यों कूलम्स में क्यों चाहिए? क्योंकि सर हमें पता है कि चार्ज की यूनिट कूलम होती है, तो कूलम में समझ में आएगा तो हमारे दिमाग में फिक्स रहेगा ना, अच्छा इतना कूलम अंदर जाएगा तो इक्विवेलेंट वेट बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो मैंने कहा ठीक है सर निकाल देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब? सर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब तो अपन जानते ही हैं, काफी गेम खेला है भाई के साथ अपन ने, जिसका नाम है एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये क्या है सर? ये क्या है? ये 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। लिख दे रहा हूं नीचे, ये जो है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। कितने का चार्ज है? चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज एवोगैड्रो से इंटू कर दोगे, इसी को 1 मोल कहते हैं, तो किसका चार्ज आ जाएगा? टोटल चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा? टोटल। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको क्या करोगे? सॉल्व करोगे, तो एक रफली वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू होगी लगभग इतनी। ये फिक्स वैल्यू नहीं है, इधर कुछ और होता है 500 की जगह, लेकिन अब इसको अप्रोक्सीमेटली अपन सॉल्व करने के लिए इसको इतना ही ले लेते हैं, 96500 कूलम। मतलब इस बैटरी से कितना कूलम अंदर जाना चाहिए? 96500 कूलम। तब जाके यहां पर जो अमाउंट डिपॉजिट होगा एट कैथोड, विच इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। कॉपर नहीं हुआ तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं हुआ तो कुछ और, कुछ और तो कुछ और, कुछ नहीं तो कुछ और। बात समझ पा रहे हैं? जो चाहे आप वो ले लो, लेकिन कितना चार्ज अंदर जाना चाहिए? 96500 कूलम। और एक बात और है, ये जो 96500 कूलम है, इसको निकालने वाले साइंटिस्ट का नाम था फैराडे। इसको 1 फैरेड भी बोला जाता है, या 1 फैराडे भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 1 फैराडे। वैसे वो जरूरी नहीं है, वो फिजिक्स के अंदर पहुंच चुके हैं अपन, उसका कोई मतलब अपन को नहीं है। ठीक है, लेकिन बस याद रखिए कि जब भी 96500 कूलम बैटरी से अंदर जाएगा, जो भी अमाउंट वहां डिपॉजिट होगा,
which is known as equivalent weight or equivalent mass of that element, of that chemical, of that substance. बात क्लियर हुई कि इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, इक्विवेलेंट मास इक्विवेलेंट वेट कहां से पता चला, और इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन कैसे करेंगे कि जब भी आप एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज देंगे तब जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा विच इज नोन एज इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट. क्लियर है यहां तक बात, पक्का. और वो एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है सर, 96500 कूलम. इतना चार्ज दे दो, आपका इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा. ठीक है सर, आपका कंसेप्ट समझ में आ गया, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास क्या होता है. लेकिन सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे. अब ऐसा तो नहीं कि सेल चलाएंगे, सेल के बाद उस रॉड को निकालेंगे, उस रॉड को झड़ाएंगे, जो भी उस पर चिपका है, फिर उसको जाके तोल लेंगे. सर ये तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. मैंने कहा सही बात है भाई, टाइम बहुत लग जाएगा, तो क्या फॉर्मूला दे दूं, कैसे निकालेंगे, दे दूं फॉर्मूला. तो मैंने कहा ठीक है फॉर्मूला दे देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कैसे करेंगे. कुछ तो हमारे पास होगा जिससे हम कैलकुलेट कर सके इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट को. तो अब भी देता हूं, पहले इसको नोट डाउन करेंगे जल्दी फटाफट. हो गया कंफर्म, आगे बढ़े. चलो तो इसको हटा देते, एक बार डेफिनेशन हो जाए इसकी. ठीक है चलो, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन है, इट इज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय पासिंग चार्ज. ठीक है, कितना चार्ज पास करना है, इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 96500 कूलम. की मतलब जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, कब डिपॉजिट होगा, जब हम कुछ ना कुछ चार्ज को पास करेंगे. और वो चार्ज कितना होना चाहिए, जितना एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, विच इज इक्वल टू 96500 कूलम. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट. अगर कभी आप इनकी डेफिनेशन कहीं और से देखेंगे तो कुछ और मिलेगी, लेकिन वो उतना पल्ले नहीं पड़ेगी जिससे आप कंफर्मली डिफाइन कर सके इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है. लेकिन इससे सीधा समझ में आएगा, सीधे एकदम, कि कहना क्या चाह रहा है. ठीक है, तो चमका के नहीं चमका, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट. ठीक है, लल्लू सी, एकदम लल्लू सी बात थी, कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत खतरनाक वाली बातें हो गई. ठीक है, और एक चीज और यहीं लिख लेना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या बात कर रहे हैं अपन, चार्ज. 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज की बात कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू 96500 कूलम. कैसे निकाला था, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंटू कर दिया था किससे, अपने चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन से, जो कि था अपना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम. इलेक्ट्रॉन को अंडर एस्टिमेट मत करना भाई. ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहुत काम की चीज है. जैसे न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है ना, जैसे आप लोग भी किसी के अराउंड घूमते रहते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन भी घूमता रहता है. तो इलेक्ट्रॉन को अंडर एस्टिमेट मत करना, हर जगह इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, अब आप लोग ये मत सोचो आप किसके अराउंड घूमते रहते हो, बस. ठीक है, समझ लो, आगे बढ़ जाते हैं अपन. ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे, फिर अपन आगे आते हैं जल्दी. चलिए, तो नोट डाउन हो गया होगा पक्का. चलिए अब अपन देखते हैं. सर अभी आपने बोला जो इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास है उसको निकालने के आप कुछ फॉर्मूले की बात कर रहे थे. मैंने कहा हाँ बोला मैंने, क्योंकि सर वो हर बार अपन जाएंगे, वो सेल चलाएंगे, फिर जो चिपका होगा उसको झड़ाएंगे, फिर उसको तोलेंगे, बहुत लंबी बात है. तो आप बता दो फॉर्मूला क्या है. तो मैंने कहा बहुत इजी फॉर्मूला है. क्या लिख रहे हो सर, कुछ बता दो. तो मैंने कहा अरे 1 मिनट रुको यार, सब बता दूंगा अभी. ये एक फॉर्मूला होता है. क्या दे दिया है सर, मैंने कहा बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है. इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट. अच्छा, मास और वेट को एक ही बता रहा हूं. ठीक है, यहाँ ना एक्सेलरेशन है, यहाँ ना ग्रेविटी, अपनी केमिस्ट्री है. ठीक है, फिजिक्स में जाएंगे तो दोनों चीजें पैदा हो जाती है, अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ केमिस्ट्री. तो मास और वेट एक समान. ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स फैक्टर. क्या है, एक्स फैक्टर. सर ये क्या ले आए हो आप, कुछ नया नया सा दिख रहा है.
मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको आप लोग n फैक्टर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? n फैक्टर, या फिर इसको वैलेंसी फैक्टर भी कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? वैलेंसी फैक्टर। कोई दिक्कत की बात तो नहीं। तो सर ठीक है, आपने कह दिया तो मान तो लेते ही हैं। मॉलिक्यूलर मास तो अपना वही वाला मॉलिक्यूलर मास है जो होता था, जैसे H2SO4 तो 98 हो जाएगा। लेकिन सर ये x फैक्टर, n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर इसको कैसे निकालेंगे? मैंने कहा सब बताऊंगा मैं, आप बस 2 मिनट के लिए फॉर्मूला देखिए कि कभी भी इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास रखेंगे उसका, जिसका भी निकालना, डिवाइडेड बाय x फैक्टर विच इज आल्सो नोन एज n फैक्टर विच इज आल्सो नोन एज वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है यहां तक बात? पक्का? चलो आगे आओ। अब अगर केस हुआ एसिड का, किसका केस हुआ सर? एसिड का। तब अपन क्या करेंगे? तब अपन नापते हैं सर बेसिसिटी। क्या देखते हैं अपन? बेसिसिटी। सर ये क्या है? मैंने कहा सर आपने थोड़ा बहुत सुना होगा कि एसिड के पास होते हैं H+ आयंस। क्या होते हैं? H+ आयंस। तो वो जितने भी H+ आयंस रिलीज करता है उसको नाम दिया जाता है बेसिसिटी। क्या नाम दिया जाता है? बेसिसिटी। तो बेसिसिटी का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज। अगर सर एक्स फैक्टर हमें बेस के लिए निकालना हो तो मैंने कहा बेस के लिए अपन लेते हैं, क्या लेते हैं? एसिडिटी। ठीक है। और वो क्या होता है? अच्छा बेस के पास क्या होता है आप लोग जानते हो? हाँ सर बेस के पास कुछ होता है, नंबर ऑफ OH- आयंस रिलीज। होते हैं क्या नहीं होते? आपने पढ़ा है बेस के पास होता है नंबर ऑफ एसिड के पास होता है नंबर ऑफ H+ और बेस के पास होता है नंबर ऑफ OH-। तो एक एसिड कितने H+ दे रहा है वही उसकी कहलाएगी n फैक्टर या फिर x फैक्टर, और एक बेस कितने OH- दे रहा है यह भी कहलाएगा उसका क्या? n फैक्टर या फिर x फैक्टर। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा एक मिनट में आपको एग्जांपल दिखाता हूं, पहले इधर आओ। आप लोग जानते हो H2SO4? जानते हो H2SO4 के नहीं? अच्छा अब अगर इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास चेक करो इसका 2, सल्फर 32, ये हो जाएगा 16 4 64, तो ये आएगा 98 डिवाइडेड बाय कितने H+ है इसके पास? 2, तो पानी में कितने H+ दे देगा? 2, तो जितने H+ देगा वही क्या कहलाएगा? उसका n फैक्टर। तो कितने दे देगा? 2, तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। क्या हो गया सर? इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। अगर यही बात मैं किसके साथ करूं? HCl के साथ करूं। किसके साथ करूं? HCl। तो HCl का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? क्लोरीन कितना होता है? 35.5 और 1 तो कितना हो जाएगा? 36.5 डिवाइडेड बाय कितने H+ है उसके पास? 1, तो डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि उसका x फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एसिड के लिए जितने नंबर ऑफ H+ होते हैं वही कहलाता है n फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अगर बात होती बेस की, किसकी बात होती? बेस की। पहले ये दोनों लिख लूं, मैं हटाऊंगा। लिख लिया H2SO4? ठीक है। अब आ जाइए बेस पे। अगर मैं ले लेता NaOH, क्या ले लेता बेटा? NaOH, तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता? क्या होता है इक्विवेलेंट वेट? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट NaOH का 23 + 1 24, 24 + 16 कितना हो जाता? 40, 40 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट एक्स फैक्टर। देखो OH कितने दिख रहे हैं? 1 दिख रहे हैं सर, तो ये 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाता? 40। जरूरी नहीं है ये इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ही हो गया, जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट वेट कुछ और भी आए, कभी कभी वो मॉलिक्यूलर वेट के बराबर भी आ सकता है। अगर देखिए एक और क्वेश्चन होता AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है, इसका निकालो इक्विवेलेंट वेट। तो एल्यूमिनियम कितना होता है? 27, और फिर OH में तो ये 16 + 7 कितना हो जाता? 17, 17 × 3 कर देते, तो प्लस करो जरा, एल्यूमिनियम हो जाएगा 27, और ऑक्सीजन कितना होता है? 16, और एक हाइड्रोजन कितना होता है? 17, 17 × 3 करिए, 3 7 21, 3 1 3 5 प्लस 27, तो ये कितना हो जाएगा? 8, और उसके बाद 5 + 2 78, यही हो रहा है ना?
पक्का? तो ठीक है, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 78। अब देखिए इसमें OH आयंस कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, तो एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा 3, तो 78/3। समझ में आया कि जब भी मैं बात करूंगा किसकी, एक्स फैक्टर की, तो एसिड के केस में उसको क्या नाम दिया जाता है, बेसिसिटी। और बेसिसिटी का मतलब क्या होता है सर, नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज्ड। और जब बात मैं करता हूं बेस, तो बेस के लिए क्या होता है, एसिडिटी, और एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ OH- आयंस रिलीज्ड। क्लियर है यहां तक बात? पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। और बस एसिड जितने H+ देगा वो उसका एक्स फैक्टर, बेस जितने OH- देगा वो उसका एक्स फैक्टर। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए तो इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब एक और है सर, एसिड आ गया, बेस आ गया, सॉल्ट भी तो आ सकता है, उसका कैसे निकालोगे एक्स फैक्टर? मैंने कहा निकाल देंगे ना सर, कोई दिक्कत की बात थोड़ी है। देखिए अगर आ जाता है कभी सॉल्ट, कौन आ जाए बेटा, कभी सॉल्ट, तो समझिएगा क्या करना है। तब देखना चार्ज ऑन कैटायन, किस पे देखेंगे बेटा, चार्ज ऑन कैटायन। कैटायन का मतलब समझ गए ना, कैटायन मतलब पॉजिटिव वाला। मेटल्स जो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको अपन नाम देते हैं कैटायंस का। किसका नाम देते हैं, कैटायंस का। वो भी लिख देता हूं एक बार कि आपको दिक्कत ना हो। पॉजिटिव आयन जो रहेंगे, कौन रहेंगे बेटा, पॉजिटिव आयंस जो रहते हैं ना, उनको अपन नाम देते हैं किसका, कैटायन का। किसका नाम देते हैं, कैटायन का। सर कैसे, फिर भी एक आध एग्जांपल बता दो। मैंने कहा बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए जरा, इसको हटा दे। सॉल्ट की बात हो रही है सर, सॉल्ट एग्जांपल के तौर पे NaCl सबसे बढ़िया सॉल्ट है हमारे पास, है कि नहीं है? अब इसमें अगर आप जानते हो Na+ होता है और Cl- होता है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो Na क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। और यही मैंने बोला चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन के ऊपर कितना चार्ज है, +1, तो इसका एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहीं पर अगर मैं बात करता, देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड में जब मैं बात करूंगा तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है सर +3। कितना चार्ज होता है, +3। दैट मींस एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना है, +3, तो एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो गया। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये अपना आ गया x = 3। ये आ गया एक्स फैक्टर ऑफ AlCl3 जो कि एक सॉल्ट है। ये आ गया x = 1 जो भी आपका क्या है, एक सॉल्ट है, NaCl। क्लियर है यहां तक बात? पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक दो मैं आपको इक्विवेलेंट मास थोड़ा कैलकुलेट करके बताऊंगा। फटाफट पहले इसको लिखेंगे फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। हो गया? पक्का? चलिए आ जाइए थोड़ा, पहले अपन कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। किसका निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। तो भैया हमने पढ़ा है, फॉर्मूला बहुत इजी है हमारे पास कि इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ, अच्छा मुझसे पहले जिसका आ जाए वो थोड़ा सा ग्रुप पे पोस्ट कर देगा, जो कि अपना पुराना चला आ रहा है। क्या होता है, H2SO4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा अपना एक्स फैक्टर, या आप लोग चाहो तो वैलेंसी फैक्टर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का कितना आएगा, अभी निकाला था अपन ने, जल्दी बताइए मास कितना होता है H2SO4 का। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड 98 सर, 98। और एक्स फैक्टर मतलब इसके अंदर कितने H+ आयंस दिख रहे हैं, 2, तो ये आ जाएगा 2। कट करिए जरा भाई, थोड़ी सी मैथमेटिक्स देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो सही है कि गलत कर दिया, 46 ही होगा ना। बिल्कुल सर, क्या लिख रहे हो आप, 46 कैसे पॉसिबल है? तो मैंने कहा आप बता दो फिर कितना होगा, जल्दी बोलो, आवाज नहीं आ रही मेरे को। कितना होना चाहिए अब? ठीक है, 2 4 8, 1 8 9 आ जाएगा। तो 49 इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4। ठीक है, एक और देख लो, इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या निकाल ले आप, बोलो NaOH निकाल ले। ठीक है, NaOH का मास बताइए कितना होता है, 40। कितने OH- आयन से, 1, तो भैया कितना हो गया इसका, 40 इज द इक्विवेलेंट मास। क्लियर है? पक्का? ठीक है, एक आध दो और देखते हैं, हटा दे। ठीक है, लिख लिया ना आप लोग ने, लिखते चलिएगा सर बस साथ में, ऐसा नहीं कि भूल जाएं। चलो अब मैं लिखूंगा, उससे पहले मेरे को इक्विवेलेंट वेट आ जाना चाहिए उनका, फटाफट। चलो, इक्विवेलेंट मास ऑफ MgCl2, जल्दी बताओ किसका निकालना है, MgCl2। तो सर पहले तो उनका मॉलिक्यूलर मास बता दीजिए। Mg कितना होता है सर, 24, वेरी गुड।
क्लोरीन कितना होता है सर जी, आपने पढ़ा है 35.5 इंटू 2, तो 35.5 इंटू हो जाएगा 71 प्लस 24, यही होगा क्या नहीं होगा ये बताइए। हाँ सर यही होना चाहिए, ये 5 हो जाएगा, ये 95 आ रहा है सर आपका, कितना आ रहा है 95। ठीक है सर, अब ये क्या एक सॉल्ट है, सॉल्ट के ऊपर अगर अपन देखें, सॉल्ट के ऊपर देखेंगे तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या होता है भैया बताइए जरा, मैग्नीशियम के ऊपर आयंस +2, मतलब इसके ऊपर कितना एक्स फैक्टर है भैया, कार्बन कैटायन के ऊपर कितना चार्ज है 2, तो इसका एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिए आंसर निकाल दीजिए 95/2 फ्रैक्शन में आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं इक्विवेलेंट मास। तो ये मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला दे दिया सर आपने, ऊपर रखो मॉलिक्यूलर मास, डिवाइड लगा दो किससे, एक्स फैक्टर से, किससे वैलेंसी फैक्टर से, किससे एन फैक्टर से। और ये क्या होता है, एसिड का केस अगर लें तो नंबर ऑफ H+ आयंस जितने हैं उससे डिवाइड लगा दो, बेस का केस अगर ले तो नंबर ऑफ OH- आयंस जितने हैं उससे डिवाइड लगा दो। अगर सॉल्ट का केस लें तो सॉल्ट में दो चीजें होती हैं, कैटायन एनायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, एनायन मतलब नेगेटिव आदमी, नेगेटिव इंसान, नेगेटिव आयन वाला। ठीक है, तो हमें सिर्फ किसको देखना है, पॉजिटिव वाले को, किसको देखना है, पॉजिटिव वाले को, तो उसको बढ़िया तरीके से अपन देख सकते हैं। उससे पहले आप एक काम करिए, इसको नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये नोट डाउन हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन आते हैं अपने पे, तो ये बात क्लियर हुई ना इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है। अब अपन आते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पे, क्योंकि सर आपने ये तो बता दिया इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालना है, लेकिन अब अपन बात करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पे। किस पे बात करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। उसके लिए थोड़ा सा अपन एक काम और करने वाले हैं। सर क्या करने वाले, मैंने कहा रुक जाओ बताते हैं अभी थोड़ा। इसको जानते हो, हाँ सर इसको कौन बोलेगा, हमारा शेर मोल। ठीक है, मोल कैसे निकालते थे याद करो, याद आया, गिवन मास अपॉन, बोलो मॉलिक्यूलर मास, वेरी गुड। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो मोल्स के अंदर अपन को किसकी जरूरत पड़ी, मॉलिक्यूलर मास। किसकी जरूरत पड़ी सर, मॉलिक्यूलर मास। मतलब अगर मोल्स से पहले अपन को क्या पढ़ना पड़ा था, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मोल्स के अंदर मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ रही थी। अब इधर पे आओ, यहां अपन क्या बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो अब आ रहा है आपके सामने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, दिल थाम के बैठ जाइए, कुछ अगल बगल में हो तो पकड़ के बैठ जाइए, बहुत खतरनाक फॉर्मूला आने वाला है। देखिए कितना खतरनाक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, रूह कांप जाएगी आप लोगों की। देख रहे हैं आप, कुछ हुआ आप लोग को, सर होने लायक चीज भी तो होनी चाहिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो हमें निकालना है किसके लिए, नॉर्मैलिटी के लिए, वो सिर्फ क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो इससे पढ़ने से पहले मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, इक्विवेलेंट मास पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, क्या पढ़ाया मैंने, इक्विवेलेंट मास। बस मोल पढ़ाने से पहले क्या पढ़ाया था, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि नीचे मॉलिक्यूलर मास था। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ाने से पहले क्या पढ़ाया, इक्विवेलेंट मास, क्यों, क्योंकि नीचे इक्विवेलेंट मास था। बाकी ऊपर देखिए दोनों में गिवन मास है क्या नहीं है। तो जब मोलैरिटी निकालनी हो तो मोल भाई साहब से मिल लो, और जब नॉर्मैलिटी निकालनी है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से मिल लो। क्या दिक्कत है, कोई टफ है क्या, पक्का। अच्छा अब एक बात और बताओ, अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट मास की, तो इक्विवेलेंट मास क्या था, अभी निकाला था, क्या था इक्विवेलेंट मास, बोलो सर। इक्विवेलेंट मास आपने अभी तो बताया था, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स फैक्टर, था क्या नहीं था। तो इक्विवेलेंट मास की जगह पे रख दूं, इसको रख दूं क्या नहीं रख दूं, ठीक है रख देते हैं सर। तो आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ऊपर तो रहेगा अपना गिवन मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास की जगह कौन आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, और अपॉन क्या आएगा, एक्स फैक्टर। तो वो तो इधर पे भी लिखा जा सकता है ऊपर इनटू में, क्या लिख सकते हैं इनटू में अपन,
एक्स फैक्टर। कर सकते हैं ना ऐसा कि नहीं कर सकते? नीचे वाली चीज ऊपर ही जाती है। और अगर आप ध्यान से देखो तो इसको क्या बोलेंगे? मोल्स बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला और आ गया। क्या कर देना बस, मोल्स इनटू क्या हो जाएगा? एक्स फैक्टर। क्या हो जाएगा सर? एक्स फैक्टर। ठीक है, तो अगर आपको ये दो फॉर्मूले हो गए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के, एक तो हो गया गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और अगर आपको मोल्स दिए हो तो मोल्स में बस किसका इंटू कर दो? एक्स फैक्टर। और एक्स फैक्टर मैंने आपको बताया, एसिड का केस भी बताया, बेस का भी बताया, सॉल्ट का भी बताया। यदा कदा सर्वदा कुछ भी आ जाए तूफान मचा देंगे, फाड़ देंगे, एकदम गर्दा उड़ा देंगे। समझ रहे हैं आप? तो ये था आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जब भी आपसे बोले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर क्या होता है? सब बता चुका। कितना आसान था, कुछ टफ था क्या? और अगर आपको कभी वो मोल्स दे दे और बोले कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, तो बोलना बहुत शानदार, बस तूने मोल्स किसके दिए ये मुझे बता दे। क्योंकि वो जैसे ही बता देगा किसके मोल से, आप एक्स फैक्टर निकाल लेना, इंटू कर देना, तो तुरंत आपको आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के दो फॉर्मूलेज हैं। कितने फॉर्मूले? दो। एक ये नंबर 1 और एक ये नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। तो ग्राम इक्विवेलेंट के दो फॉर्मूले हो गए, एक वो और एक ये, और आपका काम यहीं पर खत्म। मैंने आपको कहा था कि नहीं कहा था? और अब नॉर्मैलिटी में कुछ भी नहीं है, सीधे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को करके लैंड कराऊंगा और सॉल्व कर देंगे। कुछ भी नहीं है, फर्जी है। तुम बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो, इससे आसान तो कुछ भी हो जाता। समझ रहे? एक आध एग्जांपल जरूर देखेंगे अपन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का निकाल के, कि कैसे अपन किसी का ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? आ जाओ। हो गया? क्लियर है सबका? चलिए तो एक आध एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको 20 ग्राम ऑफ H2SO4 दे दिया है। कितना दे दिया है? 20 ग्राम ऑफ H2SO4। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने को बोल रहा है वो, सॉरी नंबर ऑफ, क्या निकालने को बोल रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट। क्या निकालने को बोला उन्होंने आपसे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। हमने कहा ठीक है निकाल देंगे, हमारे पास फॉर्मूला है। मैंने कहा क्या फॉर्मूला है बताओ? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था याद करिए? गिवन मास अपॉन, जिसका मुझसे पहले आ जाए वो पोस्ट करेगा कमेंट में, सोच लेना जल्दी फटाफट। इक्विवेलेंट क्या था? इक्विवेलेंट बोलो मास। अब सबसे पहले सर इक्विवेलेंट मास निकाल के बताओ, तो मैंने कहा निकाल लेंगे सर, इक्विवेलेंट मास तो बहुत इजी होता है। यहां पर निकाल रहा हूं इक्विवेलेंट मास। सर इक्विवेलेंट मास क्या होता है याद करो? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। मॉलिक्यूलर मास H2SO4 का बहुत इजी है सर, 98 हम लोग जानते हैं, डिवाइडेड बाय, सर इसमें कितने H प्लस है? 2 H प्लस है, तो एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। तो ये आ गया मेरा क्या? इक्विवेलेंट मास। तो गिवन मास कितना दिया है? 20 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? 98 बाय 2। तो ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो भैया 40 अपॉन 98, ये आ गया आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्या आ गया सर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इस तरीके से अपन किसी का भी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। और बस बहुत इजी सी चीज है जो मैं आपको नॉर्मेलिटी के अंदर बताऊंगा। ठीक है, तो फटाफट इसको और नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया ये चीज? पक्का क्लियर है सबको? हटा दूं? ठीक है, तो यही अपन ने देखा था ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं। भैया ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट जो भी दिया हो आपका क्या? गिवन मास, और नीचे इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। किसकी बात कर रहे हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। और अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, एसिड का कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट? तो
तो बहुत इजी है, पहले तो उस एसिड का क्या ले लो, मॉलिक्यूलर वेट ले लो, और उसके बाद नीचे क्या ले लो, उसकी बेसिसिटी ले लो। बेसिसिटी का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ H+ आयंस। एसिड के केस में अपन क्या लेते हैं, नंबर ऑफ H+ आयंस। और अगर इक्विवेलेंट वेट किसी बेस का निकालना हो तो ऊपर क्या लेंगे, मॉलिक्यूलर वेट, और नीचे क्या ले लेंगे, एसिडिटी ऑफ बेस। और इसका मतलब क्या था, नंबर ऑफ OH- आयंस। क्या है, नंबर ऑफ OH- आयंस। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। ऊपर बेसिसिटी का लिया अपन ले लिया, नीचे एसिडिटी ले लिया। एसिड की हमेशा बेसिसिटी नापी जाती है मतलब H+ आयंस, और बेस की हमेशा एसिडिटी नापी जाती है मतलब OH- आयंस। क्लियर है यहां तक बात, पक्का? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी ले लिया। चलो आगे देख लेते हैं। फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, तो मैंने बताया था ना सॉल्ट के केस में, सॉल्ट का तो पहले ऊपर मास ले लेना, जो कि क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फॉर्मूला वेट भी बोल सकते हैं और मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है। ठीक है, अपॉन में टोटल चार्ज ऑन द कैटायनिक पार्ट, मतलब जो भी कैटायन होगा उसके ऊपर कितना चार्ज होगा वो यहां रख देना, तो यहां से क्या निकल के जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। फिर किसी एलिमेंट का निकालना है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अभी एलिमेंट की बात नहीं हुई थी, बस मैंने इनिशियली बताया था कॉपर डिपॉजिट हुआ, उसके केस में कैसे निकालोगे सर, एक्स फैक्टर, तो उसकी वैलेंसी ले लेना। क्या ले लेना, उसकी वैलेंसी। आ जाओ, सबसे पहली बात तो ऊपर तो वही आता है एटॉमिक वेट, अब मॉलिक्यूलर वेट तो आएगा नहीं क्योंकि एलिमेंट की बात हो रही है, तो एलिमेंट के लिए ऊपर क्या जाता है, एटॉमिक वेट, और नीचे जाती है एलिमेंट की वैलेंसी। जैसे कॉपर की बात करें तो सर 2 ले लो, सोडियम की बात करो तो आप 1 ले लो, या मैग्नीशियम की बात करो तो आप 2 ले लो। तो ये सब क्या इनकी वैलेंसीज हैं, क्या है, वैलेंसीज। फिर लास्ट, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन एक्सट्रीम लेवल पे कभी आप कॉम्पिटेटिव जेई नीट की बात करेंगे तो उस लेवल पे के लिए ये भी एक फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। सबसे पहली बात सर, जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं, दैट मींस हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कब होता है, जब किसी ने कुछ इलेक्ट्रॉन का लेन देन किया है, मतलब किसी ने कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं और किसी ने कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। ठीक है, मतलब वही बात हो गई, किसी का कटा है तो किसी का जुड़ा है। पॉइंट समझ पा रहे हैं, किसी के इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए हैं तो किसी के इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं। बात क्लियर है? तो यही है, ऊपर उसका मॉलिक्यूलर वेट ले लेना और नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय 1 मॉलिक्यूल। या तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं तो नीचे 2 लिख दो, या 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं तो नीचे 2 लिख दो। बस ये मत कर देना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन दोनों को प्लस करके लिख दिया, तो भैया 2 + 2 4 मत कर देना, देखिए ऑल लिखा हुआ है। ठीक है, तो या तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने लॉस हुए हैं वो लिख दीजिए, या गेन वाले लिख दीजिए एक मॉलिक्यूल के लिए, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये था आपके सारे फॉर्मुलेस जो मैंने आपको बता दिए। फटाफट इसका और स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपन जल्दी। चलिए, तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये खत्म होता है सर आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये खत्म होता है सर आपका इक्विवेलेंट वेट, ये खत्म होता है आपका इक्विवेलेंट मास। समझ पा रहे हैं? तो नॉर्मेलिटी का पूरा बेस तैयार हो चुका है, बस अब नॉर्मेलिटी की दीवार खड़ी करनी है। बात समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? नॉर्मेलिटी का पूरा बेस तैयार हो गया है, अब नॉर्मेलिटी की सिर्फ दीवार खत्म करनी है, खड़ी करनी है, सॉरी खत्म तो नहीं करनी है। ठीक है, तो सर नॉर्मेलिटी बहुत इजी है, अगर आप सबको ये इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझ में आया तो। क्लियर है? दूसरी बात, मैंने कहीं बीच बीच में चीजें पूछी थी आपसे, तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। ठीक है, उससे ये रहेगा कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, और अगर आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो तो भी आप बताएं, और अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो भी आप बताएं कि सर इसमें प्रॉब्लम जा रही है, उसमें प्रॉब्लम जा रही है। तो ये चीज आपको अगर दिक्कत जा रही है तो प्लीज वहां बताएं, तो उसमें अपन कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आई थिंक पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट, या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो था बेस किसका, नॉर्मेलिटी का, पूरा बढ़िया तरीके से कहां गया होगा, खोपड़ी के अंदर। नो बाउंसर, नो व्हाइट बॉल, अगल बगल से ऊपर से कहीं से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कहां शेयर करने वाले हैं आप मुझे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो बस सर अगले लेक्चर में आपके सामने इंट्रोड्यूस हो जाएगी नॉर्मेलिटी, अपना लास्ट कंसंट्रेशन टर्म, जिसको बढ़िया तरीके से एंड करेंगे और कंसंट्रेशन सम को खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहां तक के लिए कोई दिक्कत? और अगर आपको लग रहा होगा आपको सारी चीज समझ में आ रही होगी, और अब तो आपके पास लेक्चर भी धड़ाधड़ जाते जा रहे हैं, फटाफट पढ़ते जाइए, फटाफट नोट्स बनाते जाइए, फटाफट प्रैक्टिस करते जाइए,
और मजे लेते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही लेक्चर्स के लिए बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, जहां पर आपको हर लेक्चर, हर चैप्टर्स के लेक्चर्स बिल्कुल मिलने वाले हैं एकदम फ्री, कोई विदाउट एनी प्रॉब्लम के। अगर आप चाहें तो YouTube पे तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी जाके ये लेक्चर्स का आनंद उठा सकते हैं। वहां पर आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म में सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। हमारे मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जाके आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, मैग्नेट ब्रेन्स के टॉपर्स हैं। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स जो है टॉप कोर्सेज भी अवेलेबल करा रहा है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल्स हैं, इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे तो मैं आपके साथ मिलता ही हूं, और इंग्लिश मीडियम में जो कोर्सेज हैं वो है सीबीएसई स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी और एनटीएससी ओलंपियाड, जिसमें से सीबीएसई पे तो अपन बात कर ही रहे हैं, और मैं आपको 11th की सीबीएसई करवा ही रहा हूं, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम की बात करते हैं तो वहां पे भी सीबीएसई अवेलेबल है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड जैसे सारे टॉप कोर्सेज प्रोवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। पक्का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आई होप सारी चीजें बढ़िया चल रही होंगी, सब मजा भी आ रहा होगा। कुछ भी चीज अगर प्रॉब्लमैटिक है तो आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।